और व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आज मेजरली हम लोग ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके एक्सरसाइज के पहले पार्ट का सवाल रहने वाले। सिर्फ 13 क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सवाल रहने वाले। ज्यादातर आपसे ओम्स लॉ पे बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे और कुछ 2-4 रेजिस्टेंस पे आपके सवाल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ओम्स लॉ के बारे में, एज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ओम्स लॉ से बनने वाले। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओम्स लॉ के बारे में। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है, आप लोग इससे पहले पढ़ के आओगे तब जाके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने होगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि आपका जो भी करंट सप्लाई होता है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वोल्टेज सप्लाई के। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो आपका करंट सप्लाई भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली, मतलब करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके वोल्टेज के। ठीक है, अगर मान लीजिए आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको यहाँ पर बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक तो सब जानते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह, रेजिस्टेंस, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी जगह नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ये देखना, ये फिगर मतलब बहुत कुछ यहाँ बताता है। ये बहुत अच्छा सा एक इमेज मिला था तो हम इसको आपको समझा दिए। इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। ये देखो, ये देखो ये ओम्स, ओम बाबा जो, ये असल में ये देखो, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये है एम्पियर जो आपका करंट फ्लो करना चाह रहे हैं। ये पे वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज बता रहा है कि भाई वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाओगे आपका करंट की सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, और आपको जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो आपको रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, मतलब आपके करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके एक इमेज बनाया गया। तो इसको आप देखोगे तो आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, और ये वोल्टेज बोल रहा भाई तो आगे जा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया इसमें। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो एक ग्राफ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम आपके बोर्ड्स के सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये बताओ, ये आई वर्सेस वी का ग्राफ है। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो यहाँ पे हमें क्या देगा? सोच कर बताओ, कमेंट कर दो कि आपका जो स्लोप है वो भी क्या देगा। मेजरली ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये हमें रेजिस्टेंस देगा। तो एक काम करो, आप लोग सब पढ़ाई लिखाई बंद कर दो और डूब के कहीं मर जाओ, क्योंकि ये आई वर्सेस वी का ग्राफ है। ठीक है, ये हमें देता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं देता है। नहीं समझ आया तो हम आपको अब समझा देते। ठीक है, ये देखो स्लोप क्या होता है। एक नया स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझा सके। स्लाइड, हाँ, एक ब्लैक स्क्रीन लिया जाए और आपको समझाएगा। अब देखो स्लोप क्या होता है ना, ये हमारा आई वर्सेस वी का ग्राफ है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, सबको मालूम है। ठीक है, और ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप होता है हमारा tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर बदला जाए, स्लोप होता है हमारा tan थीटा। और ये देखो, ये हर जगह इसका स्लोप सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी अगर निकालोगे तो एंगल आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, ये होता है हमारा tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये अगर आप इस वाले पार्ट, अगर एक छोटा पार्ट भी, अगर आप यहाँ से एक छोटा ट्रायंगल भी निकालोगे, ठीक है, क्योंकि सबका तो एंगल आपका अल्टीमेटली सेम आने वाला है, तो इसमें आपका जो परपेंडिकुलर है वहाँ पे क्या है? ये हमारा है करंट, और नीचे हमारा आएगा, अगर आप बेस देखोगे तो वो आएगा हमारा वोल्टेज। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो वो आएगा हमारा V अपॉन आई, और यहाँ पे आ रहा है हमारा I अपॉन वी। क्या ये दोनों सेम है? रेसिप्रोकल है। अगर आप I वर्सेस V को आप 1 अपॉन आर लिख सकते हो, और इसी 1 अपॉन आर को कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस, राइट, यही कहते हैं। तो I वर्सेस V, जब भी हमारे को I वर्सेस V का ग्राफ मिलेगा वो देगा हमें कंडक्टेंस, राइट, और जब भी हमें V वर्सेस I का ग्राफ मिलेगा वो देगा अपने को रेजिस्टेंस। ये बात अपने मन में छाप लो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही छोटे मोटे ट्विस्ट वगैरह करके आपसे सवाल वगैरह पूछेगा और आपको इसी में फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, स्लोप वगैरह क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छे से समझा दिया आप। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पहला स्लाइड है हमारा, ये शायद कलर दिख नहीं रहा होगा, हम इसको ब्लू कर देते हैं। पहला स्लाइड है। अब यहाँ पर जब भी आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है ना, तो आपको सिंपल पहले देखना है कि आपको क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझो उसको, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब फ्लो कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ठीक है। मान लो ये है हमारा एक एंड और ये हमारा दूसरा एंड। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है ए टू बी, ठीक है। और टाइम दिया हो आपको 2 सेकंड, ठीक है। मतलब 2 सेकंड के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। 6.25 16 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में फ्लो करे, ठीक है। अब आपको बोल रहा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी दे दिया है और आपको बोल रहा है करंट निकालो। करंट कैसे निकला जाएगा? अब देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि आपका जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, राइट, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला आप जानते हो, होता है Q अपॉन टी, और आप Q का भी फॉर्मूला जानते हो। फर्दर आप इसको अगर आप खोलोगे तो ये बन जाएगा NE अपॉन टी। तो अपने को यहाँ पर निकालना है करंट, अपने पास बाकी सारे डेटा है, तो चलो वैल्यू वगैरह फिट करो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.25 10⁻16। हमारा ये E का वैल्यू है शायद, हाँ अट जाना चाहिए, अट गया चलो। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आपको फर्दर सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको इसको हटाओगे, पहले तो जितने भी 10 है ना उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 10⁻3। अब अगर ये 3 ऊपर ही आएगा तो ये बन जाएगा आपका -22, ठीक है। अब अगर आप ये दोनों को भी कैंसिल आउट करोगे तो ये कुछ आ जाना चाहिए हमारा 4 और 2 6, ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻6, ठीक है। अब बाकी फर्दर इसको सॉल्व कर लो, ये 8 टाइम्स चल जाएगा। 8 इंटू 625 इंटू ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लो यार, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर ले रहे छोटा सा, ठीक है। 8 5 40 28 से 48, हाँ ठीक है। ये हमारा 5000 आया। और ये तो अगर आप ये 3 और ये 3 काटोगे तो 5 इंटू कितना आपका आएगा, या फिर आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देखो 10⁻³ हम लोग इसको कहते हैं मिली एम्पियर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा और साइड में करते हैं, 5 मिली एम्पियर। ये आपका आगे आंसर, ये हमारा है करंट, ठीक है। आपका इस वाले न्यूमेरिकल का आंसर है 5 मिली एम्पियर, राइट। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो अभी बताया कि क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से डेटा वगैरह लेना है और उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना, उससे हमारा जो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होता है, ठीक है। तो पहले देखो कि आपको करंट दिया हुआ, ठीक है। करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ अ चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज दिस, ठीक है। आपको चार्ज का तो वैल्यू ऐसे ही मालूम ही रहता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, मतलब एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो आपको यहाँ पे टाइम जो है ना वो 1 सेकंड का लेना है, ठीक है। ईच सेकंड का बात करें, ठीक है। यहाँ पे सारे गिवन डेटा को लिख लो। यहाँ पे आपको करंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 मिली एम्पियर, राइट। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है आपका चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया आपको 1.6 -19 कूलम। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है। टाइम यहाँ पे आप लेंगे 1 सेकंड, क्योंकि आपको ईच सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट का फॉर्मूला सबको मालूम चल चुका है, वो है NE अपॉन टी। आपको यहाँ पे N का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो N इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन में E। अब I क्या है हमारा 3.2 मिली एम्पियर है, तो इसको खोल देंगे -3। टाइम हमारा 1 सेकंड है, लिखो ना लिखो एक ही बराबर है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिख दो, क्या चार्ज रहता है इसको, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स आएगा। और अगर ये फर्दर ऊपर जाएगा तो ये कुछ 10⁻6 में आएगा। तो ये 2 इंटू इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ईच सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कैसा भी छोटा मोटा डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ दिस इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस। सिंपल, आपको यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया। आपको करंट दे दिया है 300 मिली एम्पियर, आपको रेजिस्टेंस भी दे दिया है वायर का, वो है 20। आपको पता है V = IR होता है। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस फॉर्मूला में डालना, आपको सिंपल आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी सवाल है यार, इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आने, एकदम मक्खन वाला सवाल है, ठीक है। 300
रेजिस्टेंस आपका है 20, तो ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, 1 जीरो, ये सारे कैंसिल हो गए। 3 टू 6, ये हमारा आ गया आंसर। बस कुछ नहीं करना था भाई, इतना ज़्यादा आसान लप्पू सा सवाल था ये। अब आगे देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट दिस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। देखो आपका जो बल्ब होता है ना, ऐसा दिखता होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको इस फिलामेंट का बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे भी आपको सिंपल ओम्स लॉ का ही यूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना, सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। आपको यहाँ पे करंट दे दिया है 1.2 एम्पियर, आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है 6 वोल्ट का। लेट्स गो, निकालते हैं हमारे रेजिस्टेंस को। तो 1.2, ये आपका आ गया 5 ओम, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मेरे को थोड़ा आदत है आंसर से लिखने का, ठीक है, क्योंकि आने का खुशी हो जाता है ना यार, आंसर आ गया, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा आसान था, ठीक है। नॉर्मल आपका फॉर्मूला बेस्ड। अब इस वाले सवाल को देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आकार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये 12 वोल्ट बैटरी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद पूरा ड्रॉज अ करंट, ड्रॉज 2 एम्पियर करंट, आपको करंट का वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। इसको अच्छे समझना, ठीक है। पहले पार्ट को खत्म कर लेते हैं। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट का, आपको करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर का, आपको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस निकालो भैया। सिंपल है यार, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा है 12 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस जो आया वो आया 6 ओम का, ठीक है। इजी, ये आपका आ गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है, उसको जरा ध्यान से समझना। पार्ट 2 कह रहा है विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दो कंडीशन है। ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है, ये हमारा ऑफ कंडीशन है। अब यहाँ पर आपका एक ऑन कंडीशन है, जिसमें हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, जल रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑन कंडीशन है। तो बोल रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जब भी हमारा बल्ब होता है ना, ग्लो करता है ना, तो वो गर्म, उसका जो फिलामेंट होता है ना, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्म मतलब हीट सप्लाई के कारण, मतलब जब भी आपका करंट सप्लाई होता है ना, तो उसमें एक तरह का एनर्जी लॉस वगैरह होता है, उस वजह से उसमें हीट आ जाता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है फिलामेंट। गर्म होने के चलते क्या होता है ना, ये देखो, ये मान लो आपका एक फिलामेंट का हम थोड़ा जूम करके बता रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से हो रहा है, इस वाले डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इस तरह डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे ही आपका हीट वगैरह बढ़ता है ना, टेम्परेचर राइज करता है ना, तो आपका रैंडमनेस वगैरह बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इधर उधर भागने, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इस तरह से ना क्या होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन बहुत रुक रुक के आता है, आपस में टकरा के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आपका फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो आपका करंट का सप्लाई अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर राइज करता है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसी कारण से आपका जब भी रेजिस्टेंस, कोई भी बल्ब ग्लो कर रहा है ना, उसका कंपेरेटिवली उसका ज्यादा रहता है रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू अगर आपका बल्ब ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विल द रेजिस्टेंस बी मोर, जब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आपका रेजिस्टेंस R1 R2 लेस रहेगा, ठीक है। ये आपको समझना है, क्योंकि क्या होता है कि ना आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह आपस में ज्यादा टकराते हैं, अपोज करते हैं, जैसे नहीं जा पाते हैं, इस वजह से होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। यहाँ पर आपको सिंपल करंट निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट का, आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 ओम का, ठीक है। तो आपको यहाँ फिर ओम्स लॉ लगाना है। मैंने कहा था मेजॉरिटी ऑफ द सवाल आपकी ओम्स लॉ से बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट निकालना है, तो V अपॉन R 3/5, तो ये आपका जाएगा 0.6 एम्पियर आंसर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, राइट। अब ये इन एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन।
ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपका रीडिंग है, ये आपका करंट का रीडिंग है, ठीक है। असल में देखो किया क्या ना, यहाँ पे आपको ओम्स लॉ का वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक। और उसमें जो भी रीडिंग आया पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का, हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। और नोट डाउन करके क्या करते हैं, हम लोग एक तो ग्राफ पेपर लेते हैं, उसमें सारे जो भी हम लोग बनाते हैं ना, वीआई ग्राफ मान में बना रहे हैं, तो हम लोग उसको प्लॉट करते हैं और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर आप निकालोगे तो उसको आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और वही ग्राफ को देखकर आपको इस वाले सवाल को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ है नहीं, इस वजह से हम आपको एक रफ ग्राफ दिखाते हैं। देखो अगर आप ये सारे डेटा को पुट करोगे ना, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप जो भी है ना, जैसे मान लो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जब आपका करंट है 0.5 एम्पियर, करंट मान लो 0.5 एम्पियर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऊपर 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 जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये कहाँ लाई कर रहा है। तो ये कहीं आसपास एक से तो ज्यादा है, एक से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है और मेरे पास हर एक रीडिंग अच्छा से नहीं है, ठीक है। एक रफ ग्राफ है, तो इस वजह से हम समझा रहे हैं कि ऐसे आपको ग्राफ रीड करके आपको आंसर निकालना है। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, ग्राफ से करने वाला। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो करके हम आपको आंसर निकलवा दे रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कि यहाँ पे आंसर सही है नहीं है। वरना ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपको ग्राफ सही करना है, अब मेरे पास ग्राफ का सुविधा नहीं था तो हम इस वजह से आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पर एक ही वायर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है आपका वायर चेंज नहीं हो रहा। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रो एल अपॉन है। अब आपका वायर सेम ही है, ठीक है। तो आपका रो तो चेंज होगा नहीं, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका टेम्परेचर के बारे में भी ऐसा कुछ चेंज बोला नहीं है, तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि हाँ भाई टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ आपका सेम रहने वाला है, आपका एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, आपको पता है, इस वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज कर लो। आप एक काम करो, कोई भी गिवन डेटा, जैसे मान लो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ और यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। रेजिस्टेंस हमारा सारे जो भी वैल्यू है सबके लिए कांस्टेंट है, तो अपने पास कोई भी दो वैल्यू आएगा तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। ये हमारा है ना वैल्यू फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, तो अपने को R मालूम चल जाएगा, तो हम लोग को I या V में से कोई भी एक डेटा मिले रहेगा तो हम लोग अगला डेटा निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा काम है रेजिस्टेंस को निकालना। तो यहाँ पे हम दो डेटा ले लेते हैं, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.2 इंटू आर। अब यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, 0.5 अपॉन 0.2, तो ये आ रहा हमारा है 2.5 ओम, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग फर्दर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो पार्ट 1 जो हमसे पूछ रहा है, वो जो ए वाला पार्ट है वो पूछ रहा है हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपको करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और आपको रेजिस्टेंस पता इतना ही है, सो 100 4 टाइम्स, सो 5 अपॉन 4। तो ये कुछ आपका हाँ, तो ये आपका 1.25 आ जाएगा, ये आपका क्या है वोल्टेज आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, ठीक है, राइट, 1.25। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बी भी निकाल सकते हो। ये मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे आंसर। और रेजिस्टेंस आपको निकालना था तो रेजिस्टेंस हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ हैविंग रेडियस दिस कंपेरेटिवली, और इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग खाली ओम्स लॉ कर रहे थे, अब थोड़ा रेजिस्टेंस वाला सवाल आया और मजा आएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दो वायर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम R1 और R2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बोल रहे कि सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम है, तो आपका जो रो है, रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। और दूसरा आपका बोल रहा है कि हैविंग सेम लेंथ, अब दोनों का लेंथ भी भैया सेम है, दोनों एल एल, ठीक है। अब बोल रहा है रेडियस आपका डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा वायर हमारा मतलब सिलेंडर जैसा शेप का रहता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है ना, जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो अपने को सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पूरा लेंगे, पाई यहाँ पे R1 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। आप फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कंपेयर ही करना है, ठीक है। यहाँ पे mm में दिया हुआ है, इसको तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, बट हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो आप चेंज करो ना करो बात बराबर है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इसी को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा रो एल अपॉन पाई 1 ही mm है, तो मैं इसको नॉर्मल इसका स्क्वायर करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। रो 1 एल अपॉन पाई इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो सारे डेटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4:1। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे, अब देखो यहाँ पे हम चेंज वगैरह नहीं किया, बहुत लोग बोलोगे भैया ये mm में था, इसको आप ऐसा यूनिट में चेंज करो। देखो यहाँ पे अगर हम चेंज भी करते हैं ना तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही mm में, ठीक है। हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो ये हम लोग यहाँ पे इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करने बोल रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपको बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए, पार्ट 2 बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए। अब देखो ये भी सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, भले इन लोगों का एरिया क्रॉस सेक्शन थोड़ा अलग है लेकिन मटेरियल तो सेम है। और आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, तो दोनों का रो रो होगा। तो आप सिंपली जो भी कराओगे वो अरे यार रो अपॉन रो आएगा, ठीक है। अगर मान लो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिखाना चाह रहे हो तो ये आपका सिंपल आएगा 1:1, क्योंकि दोनों सेम मेटल का बना हुआ है तो कोई चेंजेस आने नहीं वाला है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना, हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है, व्हाट विल इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो आपको बोल रहा है कि एक गिवन वायर है आपके पास, ये मान लीजिए कुछ एल लेंथ का वायर है, कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन इसका मान लीजिए ये ए है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, राइट। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए, 1 ओम का है, ठीक है, इसको पूरे को हाईलाइट कर दीजिए। ये आपने को गिवन डेटा है, ठीक। अब बोल रहा है अपने को कि भैया आप निकालो, सॉरी, आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है यार, आपको बोल रहा है कि वही सेम मटेरियल है, ठीक है, उसी वायर को हम लोग खींच के लंबा कर दिए हैं, उसका लेंथ को डबल कर दिया। मान लो अगर ये एल था तो अब ये क्या हो जाएगा 12 कर दिए खींच तान के, व्हाट विल बी इट्स न्यू लेंथ। अब देखो एक ही, ये मान लो एक ही पेन है, हम इसी को खींच के लंबा कर दिए, मान लो ये एल लेंथ का है, मान लो 10 सेंटीमीटर का, अब इसको खींच के लंबा कर दिए 20 सेंटीमीटर कर दिए, तो क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा या बदलेगा? सोच के बताओ। एक ही मटेरियल है तो भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है, इसको हम खींचे हैं, स्ट्रेच किए हैं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ना कुछ कम होगा भैया, तो हम लोग इसको बोल देते हैं A2। अब हमने को 12 ये पता है, A2 कैसे निकाला जाएगा? अब देखो ये भी सेम मटेरियल है, ये भी, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं रहना। अरे भाई ये पेन है, इसका वॉल्यूम कुछ होगा, अगर मान लो इसको खींच के हम मोड़ के इसको रोल के रबर ऊपर, मतलब इसको सर्कल, मतलब मान लो स्फीयर ही बना दिया इसको, ठीक है, तोड़ तोड़ के, तो सेम ही मटेरियल है, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, भले आप इसका कितना शेप चेंज कर दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे V1, मान लो इसका V1 वॉल्यूम है, इसका V2 है, तो V1 अपॉन V2 कर सकते, V1 इज इक्वल टू V2 कर सकते, ठीक है। अब देखो ये एक सिलेंडर है, मान लो वायर हमारा सिलेंडर शेप का ही रहता है, ठीक है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और जरा आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपका सिलेंडर है, इस वाले ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वाला जो है ना इसी को हम लोग कहते हैं एच, ठीक है, और यही एच हमारा दिया हुआ एल में, ठीक है, तो इस वाले छोड़ो बढ़िया, इसको हम लोग एल लिख सकते हैं, और ये क्या लिखा है पाई आर स्क्वायर, इसी को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं कह रहे इतना देर से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। आपको मालूम चल गया कहाँ से आया। अब यहाँ पे तो ये पहला वाला लगा हुआ, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लो, ये होगा हमारा 12 इंटू A2, अपने को A2 निकालना है, तो A इंटू एल अपॉन में 2L इज इक्वल टू A2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो A2 आ गया हमारा A अपॉन में 2। अब अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालोगे रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे आपका रो तो सेम है, ठीक है, आपका 2L हो गया और आपका A अपॉन 2, तो ये 2 पर चल जाएगा, तो 4 इंटू रो एल अपॉन ए, यही रो एल ए का हम लोग को वैल्यू पहले से मालूम है, वो है 1 ओम, हम लोग इसको कह सकते हैं 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। अब देखो ये वाला क्या चीज किया ना, जरा समझो, हम लोग इसी को ना यही वाला रेजिस्टेंस को कंसीडर करके बाकी सारा चीज बना रहे थे, इसका आप रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए लिख सकते हो, यही वाला, इसी को हम लोग लेंथ माने थे ना, यही एल माने थे, फिर इसी का एल से रेफरेंस लिए थे, 2L लिए थे, फिर इसी का जो ए आया था एरिया क्रॉस सेक्शन आया था, इसी का रेफरेंस लेके हम लोग A/2 किए थे, इस वजह से हम लोग इस वाले डेटा का यूज किए थे, क्योंकि हम लोग ये वाला चीज गिवन था पहले से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रेजिस्टेंस पर ही बेस्ड है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये हमारा एक वायर है, वायर थोड़ा खराब बन गया है, वायर को दोबारा बनाया जाए। ये हमारा लेंथ है कितना 10 सेंटीमीटर का, ठीक है।
और आपको स्ट्रेच करके डबल है, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस आप कैसे लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसका वैल्यू भी अपने को गिवन है, 3 ओम में गिवन है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इसी वाले वायर को हम लोग खींच टान के लंबा कर दिए हैं, ये वायर हो गया है थोड़ा चेंज, क्योंकि इसका लेंथ हो गया है 3 गुना 30 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग लेट से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल से ही खेल रहे थे, तो लेट से हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर हम लोग इसको एल मानते हैं तो ये क्या होगा, इसको 3L लिख सकते हैं, राइट। अगर ये एल है तो ये 3L लिख सकते हैं। और अगर इसका एरिया अप्रोक्सीमेशन ए है तो इसको A2 लिख सकते हैं। आप निकाल लो, वॉल्यूम पता है, दोनों का सेम रहने वाला है, तो V1 इज इक्वल टू V2 कर लो। इसको हो जाएगा A इंटू एल इज इक्वल टू 3L इंटू A2, अपने को फिर से A2 चाहिए, तो A इंटू एल अपॉन में 3L इज इक्वल टू A2, दैट विल बी इक्वल टू A अपॉन 3 इज इक्वल टू A2। इसी वाले चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस को निकालने वाले हैं। यहाँ पे रो सेम रहने वाला है, मटेरियल दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है लेंथ आपका 3 गुना हो गया है, और आपका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो भी 3 गुना कम हो गया, तो 9 इंटू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो एल अपॉन ए का वैल्यू अपने को मालूम है, वो है 3 ओम, 9 टू 3 27 ओम। ये हो गया हमारा नया वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू, वही अपने को निकालने बोला था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखा जाए। A wire of resistance 9 ohm having length 30 centimeter is triple on itself. What is its new resistance? मान लो एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक वायर है, ये है 30 सेंटीमीटर का। अब बोल रहा है इसी के ऊपर ट्रिपल कर दिया, मतलब यही वायर है, इसी को हम लोग को ऐसे तोड़ तोड़ के, मतलब इसी के ऊपर ट्रिपल कर दिए, ट्रिपल ट्रिपल मतलब इसी के ऊपर चढ़ा दिया। देखो मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर है, मान लो हम इस पर डबल कर दिया, ठीक है। अब इसको हम ट्रिपल कर दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। अब अगर मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसको आप कह सकते हो ये 2A होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी बदलेगा, हम बस उसको मोड़ के ट्रिपल कर दिया, ठीक है। अब अगर ये 3 बार किए हैं तो इसको आप लोग 3A लिख सकते हो, राइट। सिंपल निकालने की जरूरत है नहीं। और एक और बात समझना कि आपको बोल रहे हैं कि ये पहले 30 सेंटीमीटर का था और खुद पर ट्रिपल किया गया, खुद पर ही ट्रिपल किया गया, मतलब इसका जो वैल्यू रहेगा ना, वो अगर मान लो अगर ये L है तो ये होगा L अपॉन 3 होगा, ठीक है। कैसे आया, खुद पर ही ट्रिपल करना, मतलब इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, तब जाके ये खुद पर ट्रिपल होगा, वरना ये देखो ये सेम ऐसे ऐसे बना है ट्रिपल, ठीक है, दोनों सेम लेंथ वगैरह सेम। L अपॉन 3 तो अगर मान लो 30 है तो ये हम लोग 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, बट हम लोग को इस क्वेश्चन को आसान बनाना, इस वजह से हम लोग इसको L ही रहने देंगे, वेरिएबल पर रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो ज़्यादा फास्ट होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम लोग ले सकते हैं रो एल अपॉन ए, ठीक है, और इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 9 ओम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने को फिर से हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R1, रो हमारा सेम है, एल हमारा हो गया है L/3 इंटू आपका जो A है वो हो गया यहाँ पे 3A, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1/9 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका वैल्यू अपने को पता है, इसका वैल्यू है 1/9 इंटू क्या है, वैल्यू क्या है 9 ओम है, सो ये कट के कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ गया नया रेजिस्टेंस, वो है 1 ओम, ठीक है। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। What length of copper wire of specific resistance, यहाँ पर आपको पहली बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। इसका वैल्यू देखो, यूनिट देखो, ये है ओम मीटर, ठीक है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, दोनों बात सेम ही होता है, ये उसका यूनिट है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि हमारा क्या होता था ना कि क्लास 10 से क्लास 11 में आते थे, तो हम लोग का ना वो होता था, इंटरव्यू वगैरह होता था, कि जैसे नहीं होता है हमारा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले कोई XYZ स्कूल में है, तो अब मुझे स्कूल स्विच करना है, मान लो मुझे Z स्कूल में जाना है, तो हमारा ना एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, और साथ ही साथ किसी में एंट्रेंस एग्जाम होता था और किसी में इंटरव्यू होता था, सिंपल, ठीक है। इंटरव्यू दो और आपका हो जाएगा सिलेक्शन वगैरह, ठीक है। बहुत बच्चे अप्लाई करते थे, तो मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, वहाँ से मुझसे पूछा गया था सेम सवाल कि पहले तो बताओ रेजिस्टेंस का जो होता है ना, उसका यूनिट बताओ क्या होता है, मैंने बताया वो। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बताओ, तो मुझे लगा रेजिस्टेंस
आ रहा है वर्ड में, तो उसका भी शायद यूनिट ओम ही आता होगा। तो मैंने बोला कि सर ओम। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा फिर दोनों में डिफरेंस क्या? तो फिर हम बताया कि वो सेम ही होता है सर, वो बस वो स्पेसिफिक होता है कुछ, मतलब हम बहुत गंदा सा वाया था, ऐसा एक्सप्लेनेशन दे देते सर को। और फिर मेरे को लगा कि हम सही है थोड़ा थोड़ा, ठीक। फिर हम घर आते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई ये क्या था? तो फिर मेरे को पता था भाई ये तो ओमीटर होगा सिंपल। मतलब भाई तुझे कैसे पता? तो फिर बताया कि यार ये ऐसा ऐसा चीज़ होता, मेरे को पता ही नहीं था वो सारी चीज़। तो वहाँ से मतलब ये जो नहीं है ओमीटर, ये एकदम मन में छप गया था कि भाई ठीक है, एक बार जब बेइज्जती होता है ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो एक ऐसी कहानी था, बहुत ईजी सा सवाल था कि भाई बस यूनिट वगैरह पूछ रहे हैं फिर भी हम नहीं बता पाए, और ठीक है कोई बात नहीं। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, आपको ठीक है कॉपर वायर का लेंथ निकालना है, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है सॉरी। और आपको बोल रहा है ठीक है बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, डोम दिया हुआ है, आपको रेडियस दिया हुआ है 1 mm का, और आपको क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हम लोग रो कहते हैं 1.7, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे रो एल अपॉन ए, अपने को यहाँ पे एल निकालना, ठीक है, आर अपॉन ए, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस मालूम है 2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.14 पाई आर स्क्वायर, हमारा आर क्या है, आर 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन में रो 1.7, ठीक है। ये पता नहीं इसको हम चेंज किया क्योंकि ये एम में ना, तो हम इसको मीटर में चेंज किया, ठीक है। 2 इंटू 3.14 इंटू 1.7, पहले तो सारा जीरोस वगैरह हटाने का कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ है ये यहाँ पे आ जाएगा 10, और 10 यहाँ पर आया, ये 8 ऊपर चल जाएगा, हाँ तो ये आसपास सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 3140, अरे शिट, हाँ 3140 यहाँ पे आएगा हमारा 17 ना, ठीक। अब यहाँ पे फर्दर इसको आपको सॉल्व करना है, 3140 इंटू 2 0.82662 शिट यार 6280 17। अब फर्दर अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करके देख लिया जाए। नया स्क्रीन लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन लेंगे, ठीक है। क्या था हमारा 17, क्या था, एक सेकेंड, 17 था और 6280 6280, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, ये 3 टाइम चल जाएगा आपका 51 11, और ये 6 टाइम्स 102, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 60 160, तो 79 सा 153 7.0 17 फोर सा 68 2 आ गया, फिर ये आपका 1, तो आपका नियरली आ रहा है 369.41, क्या निकाला था आपको लेंथ मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया क्या आया भाई 369.14 या 41 मीटर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको खुद से ट्राई करना है यार। आप मेरे ख्याल से आप पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे होगे, तब जाके आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा था फिलामेंट ऑफ द बल्ब टेक्स करंट दिस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स दिस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम दिस द करंट बिकम्स दिस, हाँ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केसेस एंड अकाउंट द, अब आपको डिफरेंस तो पता है क्यों आ रहा होगा, ठीक है। देखो पहला केस 1, ये हमारा केस 1 है, फिर हम लोग केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोग वकील हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है करंट का वैल्यू 100 मिली एम्पियर और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 0.2 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या हमारा 0.2 और 100, सो ये पूरा जो चला गया, ये आ गया हमारा 2 ओम पहला वाला केस में। अब हमारा दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे आपको
करंट का वैल्यू दिया है 400 मिली एम्पियर, वोल्टेज दिया हमारा 1 वोल्ट, हमारा देखो वोल्टेज 0.2 से कितना हो गया, तो आपका देखो करंट भी बदल गया। ठीक है, हम बोले थे ना दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, V इजल टू आर का फिर से यूज़ करेंगे हम लोग, V अपॉन आई इजल टू आर। ठीक है, तो R इजल टू V कितना है हमारा 1/400 इंटू, तो ये 2 0 कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 2.5 ओम। अब देखो ये आया 2 ओम, ये आया 2.5 ओम। अब ये चेंज क्यों आया? अब ये चेंज इस वजह से आया ना, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट में ना आपका करंट बढ़ गया। आपका करंट क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बढ़ गया, आपका यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बढ़ा, आपका करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो आपका हीट बढ़ेगा उस वायर के अंदर, तो वायर में जहां आपका हीट बढ़ेगा, जहां आपका टेम्परेचर राइज करेगा, आपका वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब ये क्यों होगा ये हम आपको पहले ही समझा दिए, क्योंकि वो जो वायर रहेगा, वायर में इलेक्ट्रॉन्स का टकराव वगैरह ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से आपका करंट का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ जाएगा, इस वजह से ये आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगे, और बहुत दिन से आपको एक बात कहनी थी, वो है थैंक यू इस लेक्चर को पूरी तरह से शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी तरह का चीज़ जो समझ में नहीं आया, कहीं लगा कि मैं बहुत तेज चला गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।